गुड मॉर्निंग। आज की हमारी यूपीएससी और यूपीपीसीएस की डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी की डेली करंट अफेयर की क्लास में हम बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे 21 अप्रैल 2021 की न्यूज़ को। ठीक है, तो चलिए आइए बात कर लेते हैं। आज की हमारी अपनी पहली न्यूज़ देख लेते हैं। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार लगभग 90% चांस हैं कि ये न्यूज़ कंफर्म आएगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। हमारी पहली न्यूज़ आज की क्या है? आज की हमारी पहली न्यूज़ है अस्थायी जजों की नियुक्ति। अस्थायी जजों की नियुक्ति। चलिए, क्या है अस्थायी जजों की नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो बड़ी संख्या में क्वेश्चन, पहला पॉइंट लिखेंगे कि बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए, जो मामले लंबित होते हैं यानी कि बहुत समय से उठाए नहीं जाते हैं या बहुत समय से लगभग चलते रहते हैं, तो बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, यानी कि अभी जो कल ही दिन निकला है, ठीक है, तो मंगलवार को बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश के 25 हाई कोर्टों में, ठीक है, कितने हाई कोर्टों में, ध्यान रखना, 25 हाई कोर्टों में सेवानिवृत्त जजों को अस्थायी जजों के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया है। अस्थायी जजों के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया है। फिर से रिपीट करता हूं कि बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश के 25 हाई कोर्टों में सेवानिवृत्त जजों, जो रिटायर्ड जज होते हैं, सेवानिवृत्त जजों को अस्थायी जजों के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया है। समझ पाए? चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो ऐसा कर सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, क्या उसके पास पावर है ये सब करने की? और ऐसी अगर पावर है तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो चलिए आइए बात कर लेते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 224 ए, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 224 ए हाई कोर्ट के, ध्यान रखना, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए, अस्थायी तौर पर नियुक्त करने के लिए आदेश दे सकता है। तो किसको होता है यह अधिकार? यह अधिकार होता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को। किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ कि ये आदेश किसने निकाला और किस कारण निकाला। ठीक है, ये जो आदेश निकाला गया है कि साहब अस्थायी जजों की नियुक्ति करनी है, तो क्यों निकाला गया ये आदेश, इसके ऊपर बारे में बात कर लेते हैं। और किसने निकाला? वो निकाला चीफ जस्टिस। कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस जी S.A. बोबड़े, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, चीफ जस्टिस अरविंद बोबड़े और जस्टिस संजय किशन कौल, कौल, ठीक है,
संजय किशन कौल, और तीसरे कौन हैं? तीसरे हैं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। इन तीनों की पीठ ने, इन तीनों ने, ठीक है, ये आदेश निकाला। और किस लिए निकाला, मतलब किसकी याचिका पर निकाला? तो लिख लेंगे लोक प्रहरी संगठन, लोक प्रहरी संगठन। लोक प्रहरी संगठन ने एक याचिका दायर की थी, उसके कारण यह आदेश निकाला गया। ठीक है, समझ पाए? चलिए, लेकिन ये हाई कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिया कि साहब आप चलिए अस्थायी जजों की नियुक्ति कीजिए, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो आइए उस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कंडीशंस होती हैं। लिख लेंगे अगर हमारा अगला पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि विवेकाधिकार का इस्तेमाल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तभी कर सकते हैं जब निम्नलिखित में से कोई 2 शर्तें पूरी हों। 5 शर्तों में से कोई 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी जजों की भर्ती कर सकते हैं, लेकिन निम्नलिखित 5 में से कोई 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वो 5 शर्तें कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहली शर्त लिखेंगे, अगर 20% से अधिक न्यायाधीशों के 20% से अधिक न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं तब, पद रिक्त हों तब। यानी कि किसी भी न्यायालय में अगर 20% से अधिक न्यायाधीश नहीं हैं तब उनके न्यायाधीशों के स्थान पर अस्थायी जजों की नियुक्ति हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी विशेष श्रेणी में, यानी कि न्याय क्षेत्र की किसी विशेष श्रेणी में, विशेष श्रेणी में 5 वर्ष से अधिक समय से कोई पद रिक्त रहा हो, यानी कि कोई विशेष श्रेणी है उसमें 5 वर्ष से अधिक समय से कोई पद रिक्त रह रहा हो, ठीक है, कोई पद भरा ना हो, तो उस पर अस्थायी जजों की भर्ती हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम कि तीसरा पॉइंट क्या है। हमारा तीसरा पॉइंट है लंबित मामलों में, जो लंबित मामले पड़े हैं, लंबित मामलों में जितने भी मामले हैं वो 10% मामले उसमें से 5 वर्ष से अधिक पुराने, जी 5 वर्ष से अधिक पुराने होने चाहिए। यानी कि हम अस्थायी जजों की नियुक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लंबित मामलों के कारण। तो ये कहा गया है कि 10% से अधिक मामले 5 वर्ष से अधिक पुराने होने चाहिए, तभी आप न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। हमारा अगला पॉइंट कहता है कि नए मामलों की संख्या, जो नए मामले उत्पन्न हो रहे हैं पुराने मामलों से अधिक होने लगे। चौथा पॉइंट, जो नए मामलों की संख्या पुराने मामलों से अधिक हो जाए, ठीक है, तब भी न्यायाधीशों की भर्ती की जा सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट कहता है कि लंबित मामलों की संख्या अधिक ना हो, भले ही लंबित मामलों की संख्या अधिक ना हो, लेकिन भविष्य में मामले बढ़ने की आकांक्षा हो, भविष्य में मामले बढ़ने की आकांक्षा हो, तब भी हम अस्थायी जजों की भर्ती कर सकते हैं। इसमें से कोई 2 पॉइंट भी अगर मैच करते हैं, यानी कि 2 शर्तें भी अगर पूरी होती हैं, तो अस्थायी जजों की भर्ती की जा सकती है। ये आपसे मैंने डिटेल में बात इसीलिए करी क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए आप बात कर लेते हैं अब हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। तो हमारी आज की अगली न्यूज़ है वंदे भारत मिशन। ये भी काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। वंदे भारत मिशन,
ठीक है, अब वंदे भारत मिशन क्या है इस बारे में बात कर लेते हैं। लिखें, पिछले वर्ष यानी कि गत वर्ष 7 मई, पहला पॉइंट लिखेंगे, 7 मई 2020 से कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण, 7 मई 2020 से कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण जो भारतीय विदेशों में फंस गए थे और अपने गृह स्थान से दूर फंस गए थे, उनकी निकासी के लिए वंदे भारत मिशन आगे बढ़ाया गया। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। तो इस मिशन के तहत, इसके 10वें चरण में, इस मिशन के तहत इसके 10वें चरण में 1990 में हुए खाड़ी युद्ध की शुरुआत में, 1990 में हुए, कब हुए? 1990 में हुए खाड़ी युद्ध की शुरुआत में 1,10,000 यात्रियों को या व्यक्तियों की निकासी कराई गई। समझ पाए कि जो 1990 में खाड़ी युद्ध हुआ था उसमें 1,10,000 नागरिकों की निकासी कराई गई थी इसी मिशन के तहत। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अब तक कितने लोगों की निकासी हो चुकी है। अब तक कितने लोगों की निकासी हो चुकी है? तो अब तक एयर इंडिया ग्रुप के द्वारा, अब तक एयर इंडिया ग्रुप के द्वारा 18,19,734, कितने? 18,19,734 यात्रियों के लिए, ठीक है, यात्रियों के लिए 11,523 राष्ट्रीय, 11,523 राष्ट्रीय और 11,528 अंतर्राष्ट्रीय, 11,523 राष्ट्रीय और 11,528 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत की गई, उड़ानों की शुरुआत की गई। ठीक है, फिर से बोलता हूं, अब तक एयर इंडिया ग्रुप ने 18,19,734 यात्रियों के लिए 11,523 राष्ट्रीय और 11,528 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी। ठीक है, जिसके कारण 13,68,457 यात्रियों को उनके स्थान पर पहुंचाया गया। ठीक है, कितने यात्रियों को? 13,68,457 यात्रियों को। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपनी अगली न्यूज की तरफ। ठीक है, आज की हमारी अगली न्यूज है फुकुशिमा दाइची परमाणु बिजली यंत्र। फुकुशिमा दाइची परमाणु बिजली संयंत्र, परमाणु बिजली संयंत्र। ठीक है, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, चीन ने जापान को, अभी हाल ही में चीन ने जापान को फुकुशिमा, ये जापान का एक बिजली संयंत्र है। ठीक है, तो चीन ने जापान को फुकुशिमा दाइची परमाणु बिजली संयंत्र से निकलने वाले 1 मिलियन टन से अधिक, कितने? 1 मिलियन टन से अधिक टीट्रेट पानी को, कौन से पानी को? टीट्रेट पानी को सागर में मिलने से रोकने के लिए कहा, सागर में मिलने से रोकने के लिए आदेश दिया। तो क्या बात है कि चीन ने जापान को फुकुशिमा दाइची परमाणु बिजली संयंत्र से निकलने वाले 1 मिलियन टन टीट्रेट पानी को
सागर में मिलने से या मिलाने से मना कर दिया। समझ गए? चलिए बात कर लेते हैं कि फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट है कहां पर। तो लिख लें फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र जापान के फुकुशिमा प्रांत में ओकुमा और फुतवा, ठीक है, ओकुमा और फुतवा शहरों में 5 वर्ग किलोमीटर, शहरों में कितने वर्ग किलोमीटर? 5 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, 5 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं फुकुशिमा दाइची परमाणु बिजली संयंत्र है कहां पर। तो फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र जापान के फुकुशिमा प्रांत में ओकुमा और फुतवा शहरों में 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी एक पॉइंट और लिख लेंगे कि 11 मार्च 2011 में जब जापान में तीव्र चक्रवात आया तो इसे बहुत अधिक नुकसान हुआ था। ठीक है, 11 मार्च 2011 में आए जापान में तीव्र चक्रवात के कारण इसे बहुत अधिक नुकसान हुआ था। तो ये तो थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज की हमारी यूपीएससी और यूपीपीसीएस की करंट अफेयर की क्लास में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 न्यूज़ को कवर किया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो थी आपकी अस्थायी जजों की भर्ती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।